आपका स्वागत है 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 54 पार्ट आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में लर्निंग थ्योरीज कहा जाता है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के समस्त सिद्धांतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, अधिगम के समस्त सिद्धांतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। दूसरा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो इसका उत्तर है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत निम्न सिद्धांत आते हैं, जिसमें पहला है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है। दूसरा है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। तीसरा आपके सामने है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। चौथा है हल का पुनर्बलन सिद्धांत, जिसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और पांचवा है समीपता सिद्धांत या समीप्यता सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कंटिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये 5 सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत निम्न सिद्धांत आते हैं, जिसमें पहला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। दूसरा है क्षेत्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तीसरा है चिन्ह सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, जो कि जीन प्याजे के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, जो कि जीरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। और उससे आगे छठा सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसको आशुबेल के द्वारा दिया गया। इन सब के लगभग समान नेम हैं, लेकिन अलग अलग इसके प्रतिपादक हैं। सातवां है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इसके अलावा श्रृंखला अधिगम सिद्धांत, जो कि हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से फेमस है। इसके अलावा अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ इमिटेशन कहा जाता है। ये 9 सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास तक ये सिद्धांत पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका एक नोट्स बनाकर के अपने पास रखेंगे, जो कि लर्निंग पर आधारित होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपका, जिसमें कि टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ आपकी सीटेट, यूपीटेट और विभिन्न राज्यों में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों के प्रकार, जिसमें कि यूजीसी नेट या एनटीए नेट के माध्यम से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि विश्लेषणात्मक आधार पर होते हैं। यहाँ पर कोशिश हमारी ये है कि एक प्रक्रिया आपके सामने दे दी जाए, एक थीम आपके सामने दे दी जाए, और आप उसको सरलता से ग्रहण करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है, के प्रतिपादक कौन हैं। तो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। यहाँ पर आपके सामने बार बार और कई बार थॉर्नडाइक का नाम आपके सामने आया है। पिछले 2-3 जो वीडियोस गए हैं उनमें भी आपके सामने थॉर्नडाइक का नाम आया है। बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, और जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों के लिए ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, एक मील का पत्थर स्थापित करती है। ये ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इन्होंने जितनी मेहनत की
शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, सिद्धांतों को स्थापित करने के क्षेत्र में, या मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत एक आधार प्रदान करता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को मील का पत्थर कहा जाता है। इसके बाद जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अधिगम के सिद्धांत दिए वो कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर से जुड़े हुए हैं, और समय समय पर इन सब के बारे में मैं आपको बताता चलूँगा कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत दिया गया है वो अन्य सिद्धांतों से किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से समानता रखता है। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने है कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बनने वाला संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम को बताइए, या थॉर्नडाइक अधिगम के बारे में क्या कहते हैं, तो आपको इस छोटी सी लाइन का प्रयोग करना है जिसमें लिखा हुआ है कि उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बनने वाला दंड संबंध है या एक बंध है, जिसको बॉन्ड भी कहते हैं। और इसी कारण से थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, इसको एसिमिलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम मानसिक प्रक्रिया है जो प्राणी को किसी विशेष प्रकार के व्यवहार करने की दिशा में प्रेरित करती है। इसके अलावा सातवां प्रश्न आपके सामने कि थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो विद्यार्थी एक बार थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझ लेता है, उनके द्वारा किए गए प्रयोग को समझ लेता है, वो सारी उम्र इस प्रश्न के उत्तर को नहीं भूलता कि थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग किया वो बिल्ली के ऊपर किया था। अगला प्रश्न देखिए कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या सिद्ध करता है। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत व्याख्या करता है कि अधिगम एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें सीखने हेतु प्राणी को अनगिनत प्रयास करने होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को देखते हैं कि जब भी हम कोई क्रिया सीखते हैं, चाहे वो तैरना सीखना हो, डांस करना सीखना हो, या साइकिल चलाना सीखना हो, तो उसमें हमें बहुत सारे प्रयास प्रारंभ में करने होते हैं जो उसे धीरे धीरे त्रुटियां कम करते हुए सफलता की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए प्रयोग का क्या परिणाम निकला। तो थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए प्रयोग का परिणाम निकला कि बिल्ली ने उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित करना सीख लिया। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि थॉर्नडाइक अधिगम हेतु क्या आवश्यक मानते हैं, यानी कि अधिगम के लिए थॉर्नडाइक के अनुसार क्या महत्वपूर्ण बिंदु है या किस पर वो फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि थॉर्नडाइक का मानना था कि प्राणी प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है, ना कि सूझ, चिंतन या तर्क के द्वारा सीखता है। अर्थात उनका कहना था कि बालक सूझ के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि जो भी क्रिया वो सीखता है वो प्रयास और भूल के माध्यम से ही सीखता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि थॉर्नडाइक ने अधिगम हेतु किस मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय को आवश्यक माना, यानी कि सीखने के लिए थॉर्नडाइक के अनुसार क्या चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि थॉर्नडाइक ने अधिगम हेतु प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है, उसको आवश्यक माना है। यानी कि बिना मोटिवेशन के कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। और इसके बारे में मैंने आपको पिछले 1-2 लेक्चर में बताया भी था कि लर्निंग इज़ द मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर मोटिवेशन की आती है। 12वां प्रश्न देखिए कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये इसकी एक मेरिट के अंतर्गत चीज आती है कि क्योंकि थॉर्नडाइक का मानना था कि बालक प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है। अब उसमें सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने यांत्रिक प्रक्रिया माना कि सीखना एक यांत्रिक तरीके से होता है। जैसे
कुर्सी का बुनना, चारपाई का बुनना। सपोज कीजिए कोई मंदबुद्धि बालक है और उससे हम कोई जटिल काम करने लगे तो वो उस काम को या किसी नवाचार काम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको इस प्रकार का काम दिया जाता है जो कि एक जैसा हो। तो इसीलिए ये ऐसे बालकों को कुर्सी बुनने पर या चारपाई बुनने पर या एक जैसे काम पर लगा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को, थोंडाई के सिद्धांत को बालकों के लिए यानी कि जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न देखिए कि थोंडाई का अधिगम सिद्धांत किस प्रकार के बालकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण देखिए कि किस बालकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तो थोंडाई का अधिगम सिद्धांत प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि थोंडाई का अधिगम का सिद्धांत यांत्रिक प्रक्रिया पर बल देता है और प्रतिभाशाली बालक यांत्रिक लर्निंग से ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इसीलिए ऐसे बालकों के लिए यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये अधिगम सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं माना गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थोंडाई का अधिगम सिद्धांत शिक्षा के किस स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो थोंडाई का अधिगम सिद्धांत शिक्षा के उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, अर्थात यह सिद्धांत प्राइमरी लेवल के लिए और कुछ हद तक सेकेंडरी लेवल के लिए है। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि रटने के माध्यम से ही सीखी जा सकती हैं, जैसे बच्चे का गिनती सीखना, टेबल का याद करना, किसी फार्मूले को याद करना, किसी कविता को याद करना या किसी इंग्लिश की पोयम को याद करना। इस प्रकार की जो विषय वस्तु है उसको बिना रटे याद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कोई धार्मिक ग्रंथ है उसके श्लोकों को याद करना है, संस्कृत के श्लोक को याद करना है, तुलसीदास या कबीरदास के दोहों को याद करना है, तो हमें कहीं ना कहीं रटंत स्मरण का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सिद्धांत जो थोंडाई का सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए कि थोंडाई का अधिगम सिद्धांत व्यवहार के किस पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है। तो थोंडाई का अधिगम का सिद्धांत व्यवहार के कौशल पक्ष, जिसको साइकोमोटर डोमेन भी कहा जाता है, के विकास के लिए आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, वेरी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अक्सर एग्ज़ाम में ये सिद्धांत जरूर आता है। तो इसको आप डीपली पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, अपने सहपाठियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहें। जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उन पर शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।